नमस्कार, मैं हूँ नाम सृजन। गंगा टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। 6 छात्र संगठनों ने बॉसम चेयरमैन की हटाने की कार्रवाई को मनमानी और छात्र विरोधी बताया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा, संविधान दिवस हमारे लोकतंत्र की सदैव प्रासंगिक धरोहर। वांगोई केंद्र में घटिया निर्माण पर विधायक खुराइजम लोकेन की सख्त कार्रवाई। MOMA ने मिशन डायरेक्टर डोनाल्ड सवोम्बम ने कहा, कृषि क्षेत्र में बिजनेस व उद्यमिता की अपार संभावनाएं। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील, मजबूत लोकतंत्र की नींव है हमारे कर्तव्य। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सफरन एयरक्राफ्ट इंजन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन किया। NIA ने दिल्ली विस्फोट मामले में 7वां आरोपी शोएब को किया गिरफ्तार, उमर उन नबी को शरण देने का आरोप। सैटेलाइट रिपोर्ट में दिल्ली देश की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित, PM 2.5 स्तर WHO नामक से 20 गुना अधिक। हांगकांग में टाइप 4 म्यूटेशन आज, जब ऊंची इमारतों में फैली कम से कम 83 मौत। अंतिम रूप देने के लिए एम्पोल के पुतिन के पास भेजा। जेलेंस्की बोले, हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर के 6 प्रमुख छात्र संगठनों एमसू, MSF, देसाम, ASA, SUK और AIMS ने 21 नवंबर 2025 को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बॉसम के नियमित चेयरमैन को हटाए जाने की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह फैसला मनमाना है और छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। चेयरमैन का पद फिलहाल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस को सौंपा गया है। MSS ऑफिस में आयोजित प्रेस मीट में कोऑर्डिनेटर किजम रोशन ने कहा कि यह कदम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की 16 अगस्त 2021 की कार्यालय ज्ञापन की पॉइंट नंबर 3 का भी, जिसमें चेयरमैन की डेप्यूटेशन कम करने से पहले 3 महीने की नोटिस अवधि अनिवार्य है। छात्र संगठनों ने परीक्षा संस्थानों के प्रमुख के रूप में नौकरशाहों की नियुक्ति का विरोध दोहराते हुए कहा कि ऐसे पदों पर अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति ही उपयुक्त है। उन्होंने हटाने के आदेश को अमान्य करार दिया और चेतावनी दी कि इससे बॉसम की कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है तथा छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कि सेक्रेटरी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस वर्षों से इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि नियमित नियुक्ति की मांग लगातार उठाई जा रही है। इसके विपरीत सरकार ने नियमित चेयरमैन को हटाकर फिर से नौकरशाही इंचार्ज सिस्टम को बढ़ावा दिया है। छात्र संगठनों ने हटाने के आदेश को तत्काल वापस लेने और महत्वपूर्ण परीक्षा पदों पर योग्य व अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। इम्फाल के MSFDS ऑडिटोरियम में आयोजित संविधान दिवस समारोह में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा कि संविधान दिवस भारत की बुनियादी मान्यताओं पर आत्मचिंतन करने और संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित आदर्शों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। कार्यक्रम में मणिपुर विधानसभा के विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और छात्र शामिल हुए। उन्होंने याद दिलाया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया था, जो 26 नवंबर 1950 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण लगभग 3 वर्षों की बहस, विश्लेषण और
दूरदर्शी नेतृत्व की असाधारण यात्रा थी, जिसने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को राष्ट्र के आधार स्तंभ बनाया। राज्यपाल भल्ला ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दूरदर्शिता व सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का विशेष उल्लेख किया। साथ ही बी.एन. राव, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी सहित अन्य सदस्यों के योगदान को भी सराहा, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान नागरिक अधिकारियों की रक्षा करें और जवाबदेही को स्थगित करे। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ अनुच्छेदों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक शासन की आत्मा है, जो मौलिक अधिकारों से नागरिकों की रक्षा करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से सामाजिक परिवर्तन को दिशा देता है और संस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। मणिपुर के लिए भी संविधान लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास का आधार रहा है। युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए राज्यपाल ने अपील की कि वे संविधान को सशक्तिकरण और जिम्मेदारी के स्रोत के रूप में देखें, एकता बढ़ाएं, हिंसा से दूर रहें, संवाद अपनाएं और सभी समुदायों की गरिमा की रक्षा करें। अंत में उन्होंने कहा कि संविधान केवल न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका की चिंता नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने खासकर युवाओं से संविधान पढ़ने, समझने और उसके आदर्शों को आगे ले जाने की अपील की, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और न्याय व समावत को वास्तविकता बनाया जा सके। And to secure to all its citizens, ensuring the dignity of the individual. मणिपुर के वांगुई विधानसभा केंद्र में विभिन्न निर्माण स्थलों के निरीक्षण के दौरान विधायक खुराइजम लोके ने कई अनियमितताएं और घटिया गुणवत्ता का काम पाए जाने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विभाग के निर्देशों को न मानने वाले ठेकेदारों, चाहे वे राजनीतिक रूप से जुड़े हों या पूर्व विधायकों के करीब, को ना फंड दिया जाएगा, ना कार्यपूर्ति का प्रमाण पत्र। वांगुई के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में ब्लड बैंक और लेबर रूम के निर्माण में गंभीर खामियां मिली। इमारत की मजबूती जांचने के लिए मल्टी फंक्शन रैपर डिटेक्टर से टेस्ट किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता पर कई सवाल उठे हैं। विधायक ने बताया कि कार्य को मूल ठेकेदार टी पानमय से लेकर पूर्व विधायक के नजदीकी व्यक्ति को सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया था, जिससे गुणवत्ता से समझौते की आशंका बढ़ती है। कई सौंपे जा चुके स्ट्रक्चर भी मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। विधायक लोकेन ने साफ कहा कि केवल वही निर्माण कार्य पास किए जाएंगे जो गुणवत्ता मानकों को पूरा करेंगे, अन्यथा फाइनल बिल जारी नहीं किया जाएगा। मणिपुर के कृषि क्षेत्र को अत्यंत संभावनाशील बताते हुए MOMA के मिशन डायरेक्टर डोनाल्ड सौबम ने कहा कि किसानों की प्रगति का उद्यमिता को बढ़ाने में फार्मर प्रोडक्शन कंपनीज FPCs की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि FPCs को मजबूत व्यावसायिक सोच, टीम समन्वय और नेतृत्व क्षमता के साथ बड़े पैमाने पर बिजनेस करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ICAR मणिपुर सेंटर लम्फेलपात में MOVCDNER के तहत आयोजित एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP में कॉबलर ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड और ABI ICAR मणिपुर सेंटर ने सहयोग दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि उत्पादन तक सीमित FPCs को अब अपनी बिजनेस का दायरा बढ़ाकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, अधिक मात्रा में उत्पादन और प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है, ताकि वे स्थानीय बाजार के साथ साथ ऑल इंडिया और पैन इंडिया बायर्स तक पहुंच सके। MOVCDNER के नोडल ऑफिसर KH निमाईचा ने FPCs द्वारा झेली जा रही समस्याओं को उनके समाधान पर चर्चा की, साथ ही सुझावों को स्टेट लेवल कमेटी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे ICAR के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर KH ऋषिकांत ने कहा कि FPCs को कौशल ज्ञान, उत्पाद मूल्यवर्धन, लक्ष्य निर्धारण और निर्यात संभावनाओं पर प्रशिक्षित कर उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जाएगा। कार्यक्रम में ICAR के वैज्ञानिकों, KV के प्रमुखों, FPC बोर्ड सदस्यों और किसानों ने भाग लिया। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखकर कहा कि संवैधानिक कर्तव्य एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अधिकारियों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाए जाने को याद करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान न केवल अधिकार देता है बल्कि नागरिकों को जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग करता है। उन्होंने याद भी कहा कि अधिकारियों का सही अर्थ तभी पूरा होता है जब नागरिक मतदान के अधिकार को ईमानदारी से प्रयोग करे और गरिमा, समानता व स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को अपनाए। मोदी जी ने स्कूल कॉलेजों से आग्रह किया कि वे संविधान दिवस पर 18 वर्ष के नए मतदाताओं का सम्मान करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को तय करेंगे। इसलिए राष्ट्र के लक्ष्यों को मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में सफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की अत्याधुनिक MRO सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे भारत के उभरते हुए विमान क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। करीब 1300 करोड़ की लागत से बनी यह सुविधा GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में स्थापित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा CFM लीप एयरक्राफ्ट इंजन MRO सेंटर है, जहां एबस A320 न्यू और बोइंग 737 मैक्स जैसे विमानों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सर्विसिंग की जाएगी। पूरी क्षमता पर पहुंचने के बाद यह केंद्र हर साल 300 लीप इंजन्स की मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग करने में सक्षम होगा, जिससे विदेशों पर निर्भरता काफी कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत को एक ट्रस्टेड ग्लोबल एविएशन पार्टनर के रूप में और मजबूत बनाता है तथा देश को एक अंतर्राष्ट्रीय MRO हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने यह भी बताया कि इससे युवाओं के लिए हाईटेक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी। फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सफरन ने यह भी घोषणा की कि भारत में उसकी वार्षिक आय 2030 तक 3 गुना होने की उम्मीद है, जो भारतीय बाजार पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। यह उद्घाटन भारत के एरोस्पेस और इंजीनियरिंग एविएशन रोडमैप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने ढोच फरीदाबाद से शोएब नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए कार बम धमाके के मामले में 60वां आरोपी है। NIA के अनुसार शोएब ने कथित आत्महत्याई हमलावर उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले शरण दी और उसकी मदद की।
एनआईए की जांच में सामने आया है कि शोएब ने उमर को अपने रिश्तेदारों के घर और अन्य सुरक्षित स्थानों पर छुपाया, जिससे उसकी आवाजाही और योजना बनाने में आसानी हुई। 10 नवंबर से इस ब्लास्ट में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इससे पहले एनआईए 6 और लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनका संबंध एक संगठित टेरर मॉड्यूल से बताया जा रहा है। नए सुराग मिलने के बाद एजेंसी ने कई राज्यों में छापेमारी तेज कर दी है। एनआईए का कहना है कि जांच जारी है और एजेंसी इस हमले के पीछे मौजूद पड़े टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। नए सैटेलाइट आधारित मूल्यांकन में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA ने दिल्ली को एक बार फिर भारत के सबसे प्रदूषित राज्य शासित प्रदेश बताया है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली का वार्षिक PM 2.5 स्तर 1001 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब दर्ज किया गया, जो भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक से 2.5 गुना और WHO के दिशा निर्देश से 20 गुना अधिक है। CREA की रिपोर्ट में बताया गया कि देश के 749 जिलों में से 447 जिले राष्ट्रीय वार्षिक PM 2.5 सीमा के ऊपर हैं। WHO के सख्त मानक को कोई भी जिला पूरा नहीं करता। इससे देश भर में वायु प्रदूषण के गंभीर और व्यापक संकट की पुष्टि होती है। रिपोर्ट के अनुसार पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन्स क्षेत्र, जिसमें दिल्ली शामिल है, देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित एयर क्षेत्र बना हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और त्रिपुरा में भी साल भर उच्च प्रदूषण स्तर दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति त्वरित उपायों से नहीं सुधारेंगी और इसके लिए लंबी अवधि की एयरसेट स्तरीय नीति, राज्यों के बीच समन्वय, नियमन और जनता की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट ने इसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आपातकाल के रूप में वर्णित किया है। अरे पेट गर्म होगा, अब भी है, खाओ। हांगकांग के टाइपो स्थित वांग फुक कोर्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आज दोपहर भीषण आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते कई हाई राइज इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर सर्विसेज ने स्थिति को शहर के उच्चतम खतरे स्तर नंबर 5 अलार्म तक बढ़ा दिया, क्योंकि घटना धुआं और तेज लपटें बैम्बू स्कैफोल्डिंग से ढकी इमारतों में तेजी से फैलती गई। अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें एक फायर फाइटर भी शामिल है, जबकि 15 से 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कई निवासी लापता बताए जा रहे हैं। राहत कार्यों के लिए 120 से अधिक फायर इंजन और 50 से अधिक एम्बुलेंसेस मौके पर भेजी गई हैं। करीब 700 निवासियों को सुरक्षित निकालकर अस्थायी शरण स्थलों में भेजा गया। आसपास के हाईवेज बंद कर दिए गए हैं और कई बस रूट को डायवर्ट करना पड़ा। आग लगभग शाम के 2:51 बजे पर शुरू हुई और बैम्बू स्कैफोल्डिंग के कारण बेहद तेजी से फैली, जिसने हांगकांग की पुरानी निर्माण प्रथाओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को फिर उजागर किया है। रात तक राहत अभियान जारी है, जहां अधिकारी लापता निवासियों की तलाश और आग के कारणों की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए प्रस्तावित शांति समझौते को अंतिम रूप देने हेतु अपने शीर्ष एनवॉय स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजा है। उनका मिशन रसिया के
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सेंसिटिव पॉइंट्स पर आखिरी दौर की बातचीत करना है। कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अपने यूरोपियन एलाय से अपील की कि वे इस निर्णायक चरण में कीव का मजबूत समर्थन जारी रखें। कई हफ्तों की डिप्लोमेसी के बाद तैयार किए गए इस शांति के समझौते के अधिकतर बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ कुछ विवादित बिंदु बाकी हैं। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन या ज़ेलेंस्की के से व्यक्तिगत मुलाकात तभी करेंगे जब आखिरी मुद्दों पर समाधान हो जाएगा। इस बीच बातचीत जारी रहने के बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं, जिससे युद्ध की वास्तविकता और तनाव दोनों स्पष्ट है। दुनिया की निगाहें इन वार्ताओं पर टिकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शांति के समझौते अब पहले से कहीं अधिक करीब हैं, हालांकि अंतिम बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6 छात्र संगठनों ने बॉसन चेयरमैन की हटाने की कार्रवाई को मनमानी और छात्र विरोधी बताया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने कहा, संविधान दिवस हमारे लोकतंत्र की सदैव प्रासंगिक धरोहर। वांगोई केंद्र में घटिया निर्माण पर विधायक कुराइजन लोकेन की सख्त कार्रवाई। मोमा के मिशन डायरेक्टर डोनाल्ड सौबम ने कहा, कृषि क्षेत्र में बिजनेस व उद्यमिता की अपार संभावनाएं। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील, मजबूत लोकतंत्र की नींव है हमारे कर्तव्य। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सफरन एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन किया। एनआईए ने दिल्ली विस्फोट मामले में 7वां आरोपी शोएब को किया गिरफ्तार। उमर उन नबी को शरण देने का आरोप। सैटेलाइट रिपोर्ट में दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित। PM 2.5 स्टार WHO मानक से 20 गुना अधिक। हांगकांग के ताइपो में भीषण आग, कई ऊंची इमारतों में फैली लपटें, कम से कम 13 की मौत। ट्रंप ने यूक्रेन डील को अंतिम रूप देने के लिए एनवॉय के पुतिन के पास भेजा। ज़ेलेंस्की बोले, हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।